द इन्फिनिट लर्नर में आपका स्वागत है। अगर आपने कुछ सीखा तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अधिक सीखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर दबाएं। तो आज हम एक ऐसे शहर की गलियों और कहानियों में उतर रहे हैं जिसे अक्सर सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। कलकत्ता। कलकत्ता। हमारे पास जो स्रोत हैं वे इसके इतिहास, संस्कृति, भूगोल और आज की जो जिंदगी है वहाँ की। हाँ बिल्कुल, उसकी एक तस्वीर पेश करते हैं। और हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इस शहर की आत्मा क्या है। और देखिए, इसकी कहानी तो इसके नाम से ही शुरू होती है। पहले कैलकाटा, फिर कोलकाता। हाँ। ये सिर्फ स्पेलिंग का बदलाव नहीं लगता, हाँ। है ना? हाँ। ऐसा लगता है जैसे शहर ने अपनी एक पुरानी पहचान उतारकर एक नई या शायद ज्यादा अपनी पहचान पहनी हो। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। कैलकाटा नाम में एक औपनिवेशिक गूंज थी। हाँ, अंग्रेजों के जमाने की। बिल्कुल। और कोलकाता वो उस बंगाली पहचान को सामने लाता है जो हमेशा से वहां थी, लेकिन शायद दबी हुई थी। अच्छा। और यही इस शहर की सबसे दिलचस्प पहेली है। इसका वो शाही अतीत और इसका उतना ही जीवंत बौद्धिक बंगाली वर्तमान, दोनों एक साथ। दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था है, एक साथ जी रहे हैं। तो आज की हमारी पूरी बातचीत इसी दोहरी पहचान के ताने बाने को समझने की कोशिश करेगी। तो ठीक है, चलिए इस ताने बाने को खोलना शुरू करते हैं। कहानी हमें ले जाती है 17वीं सदी में। हाँ, काफी पीछे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर हुगली नदी के किनारे बसे कुछ गांवों पर पड़ी। स्रोतों के मुताबिक उन्होंने इसे सिर्फ एक व्यापारिक चौकी नहीं बनाया। नहीं, उनका इरादा बड़ा था। हाँ, धीरे धीरे इसे ब्रिटिश भारत की राजधानी, मतलब उसका राजनीतिक और व्यावसायिक दिल बना दिया। और वो असर आज भी दिखता है ना? जैसे फोर्ट विलियम के आसपास का वो खुला मैदान, जिसे मैदान कहते हैं, विक्टोरिया मेमोरियल। हाँ, और वो भव्य इमारतें, चौड़ी सड़कें, ये सब उस दौर की गवाही देती हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, उन्होंने इसी जगह को क्यों चुना? मतलब और भी तो जगहें थीं। सही बात है। और इसका जवाब शहर के भूगोल में छुपा है। कोलकाता गंगा के विशाल डेल्टा पर बसा है और हुगली नदी इसे सीधे समुद्र से जोड़ती है। इसने इसे पूर्वी भारत का एक लाजवाब बंदरगाह और प्रवेश द्वार बना दिया। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं था? बिल्कुल नहीं, ये एक सोची समझी रणनीतिक चाल थी। अंग्रेजों ने इस भूगोल में छिपी आर्थिक ताकत को पहचान लिया था। और यही भूगोल, जैसा कि स्रोत बताते हैं, यहाँ के मौसम और मिजाज दोनों को तय करता है। बिल्कुल। लंबी चिपचिपी गर्मियाँ, फिर मॉनसून की वो जबरदस्त बारिश जो सब कुछ धो देती है, और उसके बाद वो हल्की सुकून देने वाली सर्दियां। हाँ, मुझे ये बात बड़ी दिलचस्प लगी कि ये सिर्फ मौसम का हाल नहीं है, इसका असर हर चीज पर, खान-पान से लेकर त्योहारों और यहाँ तक कि लोगों के रोजमर्रा के रूटीन पर भी पड़ता है। ये सिर्फ असर नहीं है, ये एक तरह की, आप कह सकते हैं कि रोज की बातचीत है जो शहर अपने भूगोल से करता है। बातचीत, ये अच्छा तरीका है कहने का। हाँ, स्रोतों में इस बात का जिक्र बार बार है कि मॉनसून में निचले इलाकों में पानी भर जाना आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। अच्छा, आज भी? हाँ, आज भी। ये दिखाता है कि ये शहर आज भी अपनी भौगोलिक सच्चाई के साथ तालमेल बिठा रहा है। ये सिर्फ एक मौसम की घटना नहीं है, ये एक हकीकत है जिसके साथ शहर हर साल जीना सीखता है और इसी से उसका चरित्र भी बनता है। चलिए भूगोल से निकलकर अब लोगों पर आते हैं, क्योंकि असली कहानी तो वही है। तो वही है। स्रोतों में एक बड़ी अच्छी लाइन मुझे मिली, कैलकाटा के लोग कॉस्मोपॉलिटन हैं लेकिन गर्व से बंगाली हैं। हाँ। इसका असल में क्या मतलब है? मतलब यहाँ लाखों लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, एंग्लो इंडियन, देश के हर कोने से आए लोग। तो ये बंगाली पहचान इतनी मजबूत कैसे बनी रहती है? ये समझने के लिए हमें शहर की बौद्धिक विरासत को देखना होगा। कोलकाता सिर्फ एक व्यापारिक केंद्र नहीं रहा कभी। नहीं, ये हमेशा से ज्ञान और साहित्य का गढ़ रहा है। यहाँ की हवा में ही एक तरह की बौद्धिक बेचैनी है। अड्डा कल्चर। बिल्कुल। यहाँ के अड्डा मशहूर हैं,
चाय की दुकानों पर या किसी के घर के बाहर बैठकर घंटों तक। किसी भी चीज पर बहस। राजनीति, साहित्य, सिनेमा, हर चीज पर जोरदार बहस करना। स्रोतों के मुताबिक यहाँ एक अच्छा नागरिक होने का मतलब ही है कि आप दुनिया में क्या हो रहा है इस पर अपनी एक राय रखते हैं और उस पर बात करते हैं। हाँ, और उस पर बात करते हैं। ये शहर की रगों में है। और शायद इसीलिए इसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। बिल्कुल। जब हम सत्यजीत रे जैसे फिल्मकारों के बारे में सोचते हैं या बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में पढ़ते हैं तो समझ आता है कि ये खिताब क्यों मिला। और कॉलेज स्ट्रीट, कॉलेज स्ट्रीट तो एक अलग ही दुनिया है। स्रोतों में इसका जो जिक्र है वो कमाल का है। वो इसे सिर्फ एक किताबों का बाजार नहीं कहते बल्कि एक ज्ञान का महासागर। सही शब्द है। जहाँ सड़कें किताबों से पटी पड़ी हैं, जहाँ हवा में पुरानी कागज की महक है और इंडियन कॉफी हाउस में आज भी बुद्धिजीवी घंटों बहस करते हैं। ये सिर्फ किताबें खरीदना बेचना नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। हाँ, और संस्कृति का ये प्रवाह सिर्फ किताबों या फिल्मों तक नहीं, ये सड़कों पर उतर आता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दुर्गा पूजा। मैं इसी पर आने वाली थी। ये बात मुझे हैरान कर गई कि स्रोत इसे सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं बल्कि एक नागरिक उत्सव, एक सिविक फेस्टिवल कहते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। इसका क्या मतलब हुआ कि एक नागरिक उत्सव है? इसका मतलब है कि ये धर्म की सीमाओं को लांघ जाता है। क्या इसमें दूसरे धर्मों के लोग भी उतना ही शामिल होते हैं? बिल्कुल, यही तो इसकी खासियत है। कुछ हफ्तों के लिए पूरा शहर एक आर्ट गैलरी में बदल जाता है। सड़कों पर जो पंडाल लगते हैं वो सिर्फ मूर्तियां रखने की जगह नहीं होते, वे बड़े बड़े कलात्मक इंस्टॉलेशन होते हैं। उनका कोई थीम होता है? हाँ, कोई ना कोई थीम होता है। कभी कोई सामाजिक संदेश तो कभी कोई ऐतिहासिक घटना। लोग धर्म से परे इस कला और रचनात्मकता को देखने और सराहने के लिए निकलते हैं। और संगीत, नाटक, खाना पीना, सब कुछ मिलकर इसे एक सामुदायिक जश्न बना देता है। तभी तो यूनेस्को ने इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है। जी, ये इस बात का सबूत है कि कोलकाता में संस्कृति म्यूजियम में बंद नहीं है, वो जिंदा है, सांस लेती है और सड़कों पर जीती जाती है। और ये जो दुर्गा पूजा का इतना विशाल आयोजन है, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था भी होगी। बहुत बड़ी। हजारों कारीगर, कलाकार, इलेक्ट्रिशियन, छोटे मोटे दुकानदार, सबकी रोजी रोटी इससे जुड़ी है। और ये एक बेहतरीन तरीका है शहर की अर्थव्यवस्था पर बात शुरू करने का। स्रोत बताते हैं कि ऐतिहासिक रूप से कोलकाता बंदरगाह, जूट मिलों और भारी इंजीनियरिंग का केंद्र था। हाँ, लेकिन आज तस्वीर काफी बदल गई है। हाँ, और यहीं शहर की असली चुनौती और कश्मकश दिखाई देती है। कश्मकश। वो पुरानी औद्योगिक पहचान जिस पे शहर को कभी नाज था, अब उतनी मजबूत नहीं रही। जूट मिलें या तो बंद हो गई या संघर्ष कर रही हैं। अच्छा। अब उनकी जगह ले रहे हैं आईटी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और फाइनेंस जैसे सेवा क्षेत्र। तो शहर एक तरह से दो नावों पर सवार है। मतलब ये कि उसकी सांस्कृतिक पहचान और उसका स्वाभिमान उस औद्योगिक अतीत से जुड़ा है जो अब आर्थिक रूप से उतना ताकतवर नहीं रहा, और उसका भविष्य उन नए सेक्टरों पर टिका है जिनकी जड़ें शायद उतनी गहरी नहीं है। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। तो ये बदलाव शहर के भूगोल पर भी दिख रहा होगा, जैसे सॉल्ट लेक में नए आईटी हब बन रहे होंगे। बिल्कुल। और पुराने औद्योगिक इलाके शायद अब वीरान दिखते होंगे। ये तनाव शहर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी नजर आता होगा। स्रोतों में इसे एक जटिल शहरी पहेली कहा गया है। एकदम सही। आप कोलकाता की सड़कों पर इस आर्थिक खींचतान को साफ देख सकते हैं। एक तरफ आपको भारत का सबसे पुराना ट्रैम नेटवर्क मिलेगा। ट्रैम? हाँ, एक स्रोत ने इसे लोहे के पहियों पर चलती टाइम मशीन कहा है। वो धीमी है, बहुत धीमी, पर आपको शहर का आर्किटेक्चर देखने का मौका देती है। और दूसरी तरफ उसी सड़क पर आपको नई गाड़ियों का जैम मिलेगा जो सॉल्ट लेक के चमचमाते आईटी पार्कों की तरफ जा रही हैं। और इन सब के नीचे से देश की पहली भूमिगत मेट्रो गुजरती है। ये सब एक साथ मौजूद है, विरोधाभास में। और हावड़ा ब्रिज का जिक्र तो करना ही होगा। हाँ। अब तो रविंद्र सेतु कहते हैं। हाँ। स्रोतों के मुताबिक ये सिर्फ स्टील का एक ढांचा नहीं है, ये शहर की जीवन रेखा है। बिल्कुल, जिससे हर रोज लाखों लोग और गाड़ियां गुजरती हैं। ये शहर में आने और जाने का प्रतीक है। लेकिन ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा दबाव भी बनाते होंगे। बहुत बड़ा। ट्रैफिक जाम, प्रदूषण और मॉनसून में होने वाली बाढ़ से ट्रांसपोर्ट का ठप हो जाना, ये वो चुनौतियां हैं जिनसे शहर रोज जूझता है। मेट्रो लाइनों का विस्तार हो रहा है, नए फ्लाईओवर और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, लेकिन आबादी और गाड़ियों की रफ्तार शायद इन कोशिशों से ज्यादा तेज है। तो ये एक लगातार चलने वाली दौड़ है। हाँ,
एक दौड़ जिसमें शहर अपने भविष्य को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इन सब बातों का, यानी इतिहास, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, इन सब चुनौतियों का वहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? मतलब अगर कोई आज कोलकाता की सड़कों पर चले तो उसे क्या महसूस होगा? स्रोत कहते हैं कि ये शहर आपकी सारी इंद्रियों पर एक साथ हमला करता है। यस, ये एक बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। बाजारों में वो मोलभाव का शोर, हाँ, ट्रैम की घंटी की टनटनाहट, फेरी वालों की आवाजें और खाने की खुशबू। यहाँ का खाना भी शहर की कहानी कहता है। मछली और चावल, माछ भात, वो यहाँ के भूगोल की देन है। नदी और डेल्टा का इलाका, और फिर मिठाइयाँ, रसगुल्ला और संदेश, जिनमें बंगाल का पूरा हुनर और मिठास घुली हुई है। यहाँ की हवा में ही एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस होती है। आर्किटेक्चर के बारे में भी स्रोतों में बहुत कुछ है। एक ही सड़क पर आपको अंग्रेजों के जमाने की विक्टोरियन शैली की कोई विशाल इमारत दिख जाएगी, जिसके बगल में एक आर्ट डेको स्टाइल का घर होगा, और उससे सटी हुई एक तंग गली होगी जिसमें पुराने जर्जर हो रहे मकान होंगे। और दूर कहीं आपको नए अपार्टमेंट टावर भी दिख जाएंगे। ऐसा लगता है जैसे आप एक ही जगह खड़े होकर इतिहास के कई दौर देख सकते हैं। हाँ, और इसी में चुनौतियां भी छिपी हैं। कई ऐतिहासिक इमारतें रखरखाव की कमी से जूझ रही हैं। पुराने बुनियादी ढांचे पर बढ़ती आबादी का दबाव है, और जैसा हमने पहले भी कहा, जलवायु परिवर्तन का खतरा यहाँ बहुत वास्तविक है। समुद्र का जल स्तर बढ़ने का खतरा, और ज्यादा शक्तिशाली चक्रवातों का खतरा हमेशा बना रहता है, जो इस निचले डेल्टा क्षेत्र के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद स्रोतों में एक उम्मीद की किरण भी दिखती है। क्या? वो हैं यहाँ के लोग। यहाँ के नागरिक संगठन बहुत मजबूत हैं, सांस्कृतिक संस्थाएं बहुत सक्रिय हैं, और आम नागरिक भी राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग सिर्फ शहर में रहते नहीं हैं, बल्कि उसे अपना समझकर उसकी बेहतरी में हिस्सा भी लेते हैं। वे चुपचाप सब कुछ सहते नहीं, वे सवाल करते हैं, आवाज उठाते हैं। बिल्कुल। और यही इस शहर की असली ताकत है, इसकी जीवंत नागरिक भागीदारी। ये लोग ही हैं जो इसकी सांस्कृतिक विरासत को जिंदा रखते हैं और इसकी चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार पर दबाव भी बनाते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटा जाए तो जो तस्वीर उभरती है वो एक ऐसे शहर की है जिसमें कई परतें हैं। कई परतें। एक परत अंग्रेजों के छोड़े हुए इतिहास की है तो दूसरी बंगाली बुद्धि और संस्कृति की। एक तरफ पुराने धुएं उगलते उद्योगों की यादें हैं तो दूसरी तरफ नए आईटी पार्कों की चमक। ये एक ऐसा शहर है जो अपने विरोधाभासों को छिपाता नहीं, बल्कि उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा बनाकर जीता है। बिल्कुल। और किसी भी यात्री या शोधकर्ता के लिए ये शहर भारत को समझने की एक खिड़की है। यहाँ भारत के औपनिवेशिक अतीत को महसूस कर सकते हैं, आज़ादी की लड़ाई की कहानियों को सुन सकते हैं और आधुनिक भारत की सांस्कृतिक धड़कन को भी पकड़ सकते हैं। सही। विक्टोरिया मेमोरियल की भव्यता से लेकर कॉलेज स्ट्रीट की भीड़ भरी गलियों तक, यहाँ इतिहास सिर्फ पत्थरों में नहीं, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में जिंदा है। हाँ। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। स्रोत हमें बार बार ये बताते हैं कि कलकत्ता एक ऐसा शहर है जो अपने इतिहास को मिटाता नहीं, उसे ओढ़ कर चलता है। वो उसकी गलियों में, उसकी इमारतों में, उसकी बातों में साफ दिखाई देता है। तो सोचने वाली बात यह है कि कलकत्ता जैसे शहर जो अपने अतीत को अपनी आधुनिक पहचान का हिस्सा बना लेते हैं, वे हमें भविष्य के शहरों के बारे में क्या सिखा सकते हैं? बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या किसी शहर का इतिहास उसकी प्रगति में एक बोझ है या फिर वही उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसका सबसे मजबूत सहारा?